3 years earlier, in this month, General Raheel Sharif was appointed to this position for his outstanding military abilities, his leadership qualities, and his integrity. It is as Chief of Army Staff that General Raheel Sharif made the most difference in the service of our country. He proved beyond a shadow of doubt that he is one of the finest military leaders of this generation. General Raheel, during the past 3 years, I have relied on your strategic advice. We worked together in addressing a number of security challenges, and I'm glad to say that Pakistan today is much safer and stronger than 2013. I will continue to call upon you for your continued valuable advice. Thank you very much for these kind remarks and for all your supports. I'm really grateful. 3 साल का सफर तमाम हुआ। तमाम तर खदशात, तवक्कात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ फौजी क़यादत की तब्दीली मामूल के मुताबिक होने जा रही है। आज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से अलविदाई इशाया दिया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया, जो आप सुन भी रहे थे। ये तक कहा कि आपकी एडवाइस के लिए मैं आइंदा भी और मशवरों के लिए आइंदा भी आपसे राब्ता करता रहूंगा। आपने जनरेशन का बेहतरीन कमांडर अपने आप को साबित किया, उनकी पेशावराना सलाहियतों का एतराफ किया। ये तारीखी लम्हा है क्योंकि पाकिस्तान में नई तारीख जन्म ले रही है। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनकी आर्मी चीफ की सलाहियतों का भी एतराफ किया और क्या कहा, जरा देखिए। Earlier in this month, General Raheel Sharif was appointed to this position for his outstanding military abilities, his leadership qualities, and his integrity. It is as Chief of Army Staff that General Raheel Sharif made the most difference in the service of our country. He proved beyond a shadow of doubt that he is one of the finest military leaders of this generation. अब सुना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से भी बात की। खुद आर्मी चीफ ने भी मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया, इन अल्फाज का जो उन्होंने अदा किए। ये भी कहा कि आपकी सपोर्ट का भी शुक्रिया मैं अदा करता हूं। बड़ा अहम ये लम्हा है। जमहूरियत मुल्क में मुस्तहकम हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इदारे मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करके इक़्तिदार एक और जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल कर चुकी है और फौजी क़यादत की तब्दीली भी एक तवील अरसे बाद मामूल के मुताबिक हो रही है, शानदार अल्फाज के साथ हो रही है। आर्मी चीफ की लेगेसी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उसकी तारीफ कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के एजाज़ में जो इशाया दिया, उस तकरीब में तारीखी मनाजिर दिखाई दिए। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये जमहूरियत की खूबसूरती को जाहिर कर रहे हैं, इदारों की मजबूती को जाहिर कर रहे हैं, पाकिस्तान के दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने को जाहिर कर रहे हैं। फौज की जाने वाली क़यादत और फौज की आने वाली मुमकिना क़यादत एक ही छत तले जमा हुई। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और इन मुस्कुराहटों ने इन तमाम अफवाहों का गला घोंट दिया जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से फैलाई गई। 3 बरस में बार बार ये तासुर दिया गया सिविल और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात दोनों के कशीदा हैं और जाहिर है जब हम चीज़ों का तज्ज़िया करेंगे तो वो पाकिस्तान की तारीख के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। भारत में जब बात होती है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, मुसलसल जमहूरियत का तसलसल है। मगरिब में बात होती है एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, मुसलसल जमहूरियत का तसलसल है। पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा, इसलिए जब खबर आती थी तो जो तवक्कात हैं वो और जो खदशात हैं वो उस तारीख के कॉन्टेक्स्ट में पैदा हो जाते थे, जिसकी आज काफ़ी हद तक नफी हुई है। कई बार कहा गया कि फौज सख्त नाराज है, वजीर आजम से इस्तीफा तलब कर लिया गया है, तज्जिए किए गए, कॉलम्स लिखे गए, प्रोग्राम्स किए गए। कुछ सियासतदान अपनी ख्वाहिशात भी जुबान पर ले आए और कहा जाने लगा कि बस अस्करी क़यादत की बर्दाश्त जवाब दे गई है, अब उनसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो नहीं करेंगे। बार बार अंपायर तक की बात की गई, ये कहा गया कि अंपायर असल में अस्करी क़यादत है। बार बार कुर्बानियों की बात की गई, यहाँ तक कहा गया कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम से इस्तीफा तलब कर लिया है। यहाँ तक कहा गया कि मुंतखब वजीर आजम फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह तक कहा गया कि नवाज शरीफ का माजी है कि वो फौज के साथ नहीं चल सकते, किसी आर्मी चीफ से उनकी नहीं बनती, इसलिए इस आर्मी चीफ से भी उनकी नहीं बन रही। फिर यह तक कहा गया
कि हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ के 3 साल मुकम्मल तौर पर आइडियल रहे, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो ये शायद दुरुस्त ना हो सकता है। बहुत सारी बातें हुई हों फौज, मगर ये कहना कि फौज सख्त नाखुश है, जमहूरियत खतरे में है, निज़ाम को खतरा है, कोई 5 घंटे डेडलाइन देता रहा तो कोई 24 घंटे, कोई किसी को अगले महीने का कहता रहा कि हुकूमत अगले महीने जाते नजर आती है, तो किसी ने ईद के बाद कुर्बानी की बात की, मगर ये सब गलत साबित हुआ। ऐसा नहीं, जैसा कि हम कह रहे हैं कि फौज और अस्करी क़यादत में ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मिसाली रहे हों, मगर जब बात पाकिस्तान की होती है तो पाकिस्तान के तारीखी कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी। इनमें उतार चढ़ाव आया, ताल्लुकात में नरमी गर्मी आई, मगर इन सब वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया गया और इनसे तवक्कात भी बढ़ा चढ़ाकर उसी तरह रखी गई जो पाकिस्तान का तारीखी कॉन्टेक्स्ट है। इनसे अपने मतलब की खबरें निकाली गई। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के परवेज मुशर्रफ के हवाले से बयान को अपने मतलब के मायने पहनाए गए। अप्रैल 2014 में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक की तरफ से साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ पर कड़ी तनकीद की गई, सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। तो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब की तरफ से SSG कमांडोज के हेडक्वार्टर गाजी बेस तरबेला के दौरे के मौके पर बयान सामने आया कि फौज के वकार का हर सूरत में दिफा करेंगे। इस बयान को भी मनफी लिया गया, कहा गया कि फौज की तरफ से सख्त पैगाम दिया गया है। और फिर कुछ ही अरसे बाद धांधली के खिलाफ जब धरना दिया गया तो अगस्त 2014 का धरना शुरू होने से पहले ही ये तासुर दिया गया कि फौज हुकूमत से खुश नहीं। इस धरने के दौरान ऐसी मंजर कुशी की गई कि जैसे हुकूमत आज या कल गई। कुछ सियासतदानों और कुछ चैनल्स ने यह तक कह दिया कि आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ से इस्तीफा तलब कर लिया है। जिस अंपायर का पूरे धरने में बार बार जिक्र किया गया, कहा जाने लगा कि वो आर्मी चीफ हैं जो इस्तीफा मांग रहे हैं। इसी तरह बार बार कुर्बानी की बातें की गई, मगर फौजी क़यादत ने सियासी सूरत हाल का नहीं उठाया, जो माजी में इससे कम नाजुक सूरत हाल में उठा लिया गया था, बल्कि जमहूरी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया, तसलसल बरकरार रहा। इसी तरह आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तरफ से करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ का बयान सामने आया। ये बयान बार बार सामने आता रहा और इस बयान से भी ये तासुर दिया गया कि ये बयान सियासी जमातों की मुबैना करप्शन के खिलाफ है, हुकूमत की करप्शन के खिलाफ है। फौज का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, हुकूमत भी इसकी जद में आएगी। मगर सेनेट में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ तो साबित नहीं हो सका, मगर गैर रियासती अनासिर और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद का गठजोड़ जरूर साबित हो गया है। बयानात जरूर दिए गए और तासुर भी पैदा होता रहा कि मामला खराब है, मगर उसके बावजूद सिविल और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ एक साथ खड़ी रही और जमहूरियत भी मुल्क में बरकरार रही। फिर पिछले साल नवंबर में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान सामने आया कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ नताइज के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। इसके रद्द-ए-अमल में हुकूमत का जवाब सामने आया कि तमाम इदारों को चाहिए कि वो अपनी आईनी हुदूद में काम करें, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और फिर दूसरी तरफ से खामोशी छा गई और उसके बाद भी ये तासुर उभरा, ये हेडलाइंस लगी कि फिर हुकूमत को खतरा है, मगर हुकूमत फिर भी महफूज रही। फिर जब पैनामा लीक का मामला उठा तो एक बार फिर से ये कहा गया कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम को शटअप कॉल दे दी है। इस किस्म की खबरें चलने लगी कि जो वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई उसमें बहुत ही सख्ती दिखाई गई आर्मी चीफ की तरफ से, शटअप कॉल दे दी गई आर्मी चीफ की तरफ से। वजीर आजम के उसके कुछ दिन बाद लंदन जाने से पहले आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मुलाकात में वजीर आजम की खैरियत दरियाफ्त की, जिसकी ऑडियो भी रिलीज की गई और ये सब अफवाहों के बाद हुआ। वैसे ऑलरेडी मुझे डेट दे दी, 1.5 वीक मुझे After 4 weeks there. वैसे ऑलरेडी मुझे डेट दे दी हुई, अब कुछ देर के बाद चला। वैसे ऑलरेडी मुझे डेट दे दी, 1.5 वीक मुझे After 4 weeks there. इसके बाद अफवाहें दम तोड़ गई, मगर फिर कुछ ही दिन बाद 6 अक्टूबर को डॉन अखबार में खबर छपी जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात पर बात की गई। इस खबर के बाद फौजी क़यादत की तरफ से सख्त पैगामात आए, हुकूमत की तरफ से भी बार बार खबर की तरदीद की गई, मगर एक बार फिर से सिविल अस्करी क़यादत के ताल्लुकात में कशीदगी की खबरें गर्म हुई। एक बार फिर से यह खबर गर्म हुई कि फौज खुश नहीं। ये तक कहा गया कि सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, पूरी फौजी क़यादत साथ खड़ी है। ये तक कहा गया कि पूरी फौज वजीर आजम नवाज शरीफ से नाराज है और वजीर आजम के खिलाफ गम गुस्सा है। मगर आज मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत एक छत के नीचे मौजूद थी, एक अहम तकरीब में मौजूद थी जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ ने बहुत ही जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ ने शुक्रिया अदा किया उनकी सपोर्ट का। तहरीक इंसाफ के पैनामा लीक्स पर एहतजाज को भी यही रंग दिया गया कि अस्करी क़यादत खुश नहीं, इसलिए एहतजाज किया नहीं जा रहा, करवाया जा रहा है। अगर वजीर आजम ने आर्मी चीफ का हाथ
भी थामा तो उस पर भी तबसरे किए गए। अगर किसी तकरीब में दोनों आपस में बात कर रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज पर तबसरे किए गए। मामूल की मुलाकातों को भी बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इख्तिलाफात की खबरें गर्म रही, मगर कुछ काम ऐसे थे जिस पर सिविल और अस्करी क़यादत ने एक दूसरे के किरदार को तस्लीम किया, इसका एहतराम किया। और आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अलविदाई तकरीब में यह एतराफ़ किया कि उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मिलकर काम किया और आर्मी चीफ ने भी उनकी सपोर्ट का और उनके अल्फाज का शुक्रिया अदा किया। 3 काम ऐसे हैं जो तमाम इख्तिलाफात के बावजूद साफ नजर आता है कि 3 सालों में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी उन 3 कामों में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इख्तिलाफात अगर हुए भी तो उसके बावजूद उन पर प्रोपेगेंडे के बावजूद एक पेज पर खड़ी दिखाई दी। मईशत और सरमायाकारी के मामले पर, दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों पर और कराची में अमन की बहाली पर फौज और हुकूमत एक साथ खड़ी नजर आई। दोनों ने एक दूसरे के किरदार को पहचाना और इसका एहतराम किया, क्योंकि यह सब मुल्क के मुफाद में था, क्योंकि इससे मुल्क की सालमियत जुड़ी है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का क्रेडिट दोनों तरफ से लिया गया, मगर दोनों तरफ से एक दूसरे का क्रेडिट छीनने की कोशिश भी नहीं की गई। 3 अप्रैल 2016 को यह मनाज़िर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिसमें आर्मी चीफ जीप चला रहे हैं और वजीर आजम नवाज शरीफ साथ बैठे हैं। और लाजमी था, क्योंकि जब हुकूमत की तरफ से सीपैक किया गया तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला था कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो आएगी, चाइनीज काम करने भी आएंगे, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। जनरल राहिल शरीफ आर्मी क़यादत ने इस बात को यकीनी बनाया कि इन्वेस्टमेंट आए और सिक्योरिटी भी हो, और इसको अमली जामा पहनाया। और ये मनाजिर भी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी साल 15 नवंबर को सिविल और अस्करी क़यादत ने उसी साल गवादर पोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में साथ खड़ी नजर आई। इस साल पिछले दिनों और मुल्क की तरक्की के इस अहम मंसूबे पर दोनों एक साथ खड़े नजर आए, खड़े दिखाई दिए। इसी तरह जो दूसरा मामला है जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत तमाम इख्तिलाफात की खबरों के बावजूद एक साथ खड़े नजर आए, वो था ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़ब्त का। इसका ऐलान हुआ और फौज हो या हुकूमत, दोनों ने एक दूसरे के किरदार को समझा, एक दूसरे का साथ दिया। हुकूमत ने इसकी कामयाबियों का क्रेडिट लिया, फौज ने भी इसकी कामयाबियों का क्रेडिट लिया। आज भी अलविदाई मुलाकात में वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़ब्त की कामयाबियों का क्रेडिट फौज को दिया। और इसी तरीके से मुल्क में अमन आया। जो आए दिन खुदकुश हमलों की दास्तानें सामने आती थीं, वो अब सामने नहीं आती। तीसरा और सबसे अहम मसला कराची में अमन की बहाली था। और कराची ऑपरेशन, जिसका आगाज जनरल राहिल शरीफ की तकर्रुरी से 3 माह पहले हो गया था, मगर इस ऑपरेशन के दौरान जब जब तनाज़ात ने सर उठाया, हुकूमत और फौज एक साथ खड़े नजर आए। वजीर आजम कराची आए तो आर्मी चीफ भी उनके साथ आए। MKM कराची ऑपरेशन से नाराज होकर पार्लियामेंट से बाहर आई तो ऐसा महसूस होने लगा और कयास राइयां हुई कि वफाकी हुकूमत अस्करी इदारों के बजाय MKM के साथ खड़ी हो जाएगी, MKM को मना कर लाएगी, इस्तीफा नहीं देने देगी और कॉम्प्रोमाइज करेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। फौज ने अपने किरदार को समझा और हुकूमत के किरदार को समझा, हुकूमत ने फौज के किरदार को समझा और इसका एहतराम किया। कुछ ऐसे वाकयात हुए जो शायद नहीं होने चाहिए थे, मगर उसके बावजूद कराची में अमन आया, ऑपरेशन जारी रहा। आज एक तारीख रकम हुई। दुनिया में तो शायद ये मामूल की बात हो, मगर फिर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। जमहूरी हुकूमत का इक़्तिदार एक जमहूरी हुकूमत को सौंपने के बाद अब फौजी क़यादत की तब्दीली भी मामूल के मुताबिक हो रही है। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद। तलत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत कुछ कयास राइयां होती रही। आप उन सहाफ़ियों में से हैं जो बाकायदा तौर पर लिखते रहे, खामियों की उस वक्त भी निशानदही करते रहे, जो अचीवमेंट्स कही जा रही थी उसमें अगर कोई खामियां थी उस वक्त भी उस हवाले से लिख रहे थे जब कोई नहीं लिखता था या ट्वीट भी नहीं करता था। आज पाकिस्तान के अपने कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा दिन समझते हैं आप? जी यकीनन शाहज़ैब, जिस तरह आपने अपने बयानिए में बयान किया, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के पेश नज़र आज का दिन बहुत अहम है। एक तो वो खदशात जिनका आपने तफसील के साथ जिक्र किया, उसके पेश नज़र आज की खबर की खबरियत ज़्यादा बन गई। अगर वो तमाम तज्जिया निगार जो बुनियादी तौर पर तो सामरी जादूगर का किरदार अदा कर रहे थे कि उनको मुस्तकबिल की भी खबर थी, उन्होंने क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था और वो आर्मी के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे थे, अगर उनके बयानात को हम सामने रखें तो लगेगा यूं कि आज एक क़यामत खेज़ किस्म की तब्दीली आई है। हालांकि अगर आप मालूमात से भरपूर तज्जिए करते रहे हों या आपके पास मालूमात का फ़्लो हो, तो तमाम मसाइल के बावजूद आज वही होना था जो आज हुआ, यानी एक ट्रांजिशन की, पीसफुल ट्रांजिशन की बुनियाद रखी गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि
हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी टेंडेंसी बन गई है कि हम शख्सियात को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लग गए हैं। सियासी शख्सियात की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, वो पब्लिक की ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंस्टिट्यूएंसी से वोट लेके आते हैं, वो चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन के अंदर हो, उनका एक अपना वज़न है। लेकिन जब हम सर्विसेज के चीफ्स के ऊपर इतनी तवज्जो देने लगते हैं तो मुझे खदशा मेरे जहन में ये पैदा होता है कि शायद अभी हमने ज़हनी तौर पर जमहूरियत की वो उड़ान नहीं ली जो हमें लेनी चाहिए। हम अभी भी इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि राहिल शरीफ साहब जो है अपना टेन्योर पूरा करके जा रहे हैं। हम उनके ऊपर फूल और पत्तियां निछावर कर रहे हैं कि उन्होंने वो काम किया जो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी आर्मी चीफ करता। वो आर्मी चीफ ही क्या जो आर्मी को कमांड ना कर पाए, वो आर्मी चीफ ही क्या जो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर पाए, वो आर्मी चीफ ही क्या जो सिविलियन हुकूमत के साथ काम ना कर पाए। मैं अमूमी एक बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तारीफ़ व तासीफ से मुझे लगता यूँ है कि या तो नून लीग के कैंप के अंदर शुक्राने के नवाफिल ज़्यादा अदा किए गए हैं, तो आज रिलीफ का दिन है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर मार्क किया हुआ, तो आपको इल्म है कि वो दिन गिन रहे थे कब ये दिन आए। या फिर मेरे ख्याल में हमने ज़हनी तौर पर अभी वो मेच्योरिटी नहीं पाई जिसके तहत ये मामला अहम समझा जाए, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान ना किया जाए जितना आज हो रहा है। और सब जो आज मियां साहब ने ये भी कहा कि कोऑपरेट किया गया, आइंदा भी ये कोऑपरेशन बरकरार रहेगा। आप समझते हैं कि जब आज ये काम हो गया तो आइंदा जब खबरें आया करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख को लेके जो एक्सपेक्टेशन करने वाले थे, तवक्कात करने वाले थे और खबर को ज्यादा बड़ा करने वाले थे, वो भी तारीख को देख के करते थे। कम से कम एक प्रेसिडेंट उनके लिए भी बना है, या पाकिस्तान में फिर एक छोटा सा इशू होगा, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा जो जाहिर हो सकता है अगले आर्मी चीफ के साथ भी, तो खबर वैसे ही बना करेगी, खतरे में हुकूमत फिर और जमहूरियत वैसे ही पड़ा करेगी। मेरे ख्याल में ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जनरल राहिल शरीफ के दौर के अंदर इस किस्म के मुबालगा आमेज़ तज्ज़ियात की गुंजाइश बहुत बढ़ा दी गई थी। यकीनन जो मसाइल थे वो अपनी जगह पर मौजूद थे। हुकूमत वक्त और आर्मी के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, हिंदुस्तान के ऊपर अच्छे नहीं थे, अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर अच्छे नहीं थे, नेशनल एक्शन प्लान का आपने जिक्र किया उसके ऊपर अच्छे नहीं थे, ज़रब-ए-अज़्ब के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं जो हम पहले उठाते रहे, अब ज़्यादा उठाए जाएंगे। इन तमाम अफवाहों का, और आपने ये भी जिक्र किया जो धरना नंबर 1 हुआ, फिर धरना नंबर 2 हुआ, उसके अंदर जो तशरीहात की जाती थी, आर्मी चीफ के पास एक बहुत ही आसान हल था इन तमाम अफवाहों का कलाकमा करने का, और वो ये था कि जनरल आसिफ बाजवा के जरिए वो एक ट्वीट करवा देते कि इन तमाम अफवाहों में कोई जान नहीं है और आर्मी चीफ का और आर्मी का बतौर इदारा और शख्सियत नाम खामखा इन मामलात के अंदर ना घसीटा जाए। आपको इल्म है कि ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा गुंजाइश बढ़ती चली गई और लोग बढ़ चढ़ कर बातें करते रहे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि राहिल शरीफ आप ना जाएं, राहिल शरीफ आप आ जाएं, राहिल शरीफ खुदा का वास्ता रुक जाएं, ये पोस्टर्स आने शुरू हो गए और उसके बाद तहरीकें चलनी शुरू हो गई। देखें, आर्मी के चीफ के पास ये बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद है कि अगर उसको किसी चीज़ को रुकवाना है तो वो 3 घंटे के अंदर रुकवा सकता है। इसके ऊपर रुकावट पैदा नहीं की गई और जिससे ये एक इम्प्रेशन मिला कि शायद इसके अंदर कहीं ना कहीं विंक एंड नॉट जिसको कहते हैं कि बिलवास्ता तौर पर इजाज़त यकीनन मौजूद थी। और फिर एक आखिरी नुक्ता कि जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट का मामला इतना सादा नहीं है जितना आज हमें नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि बाकायदा मुकम्मल टेन्योर की 3 साल की एक्सटेंशन की बातचीत चली, उसके बाद 1 साल की एक्सटेंशन की बातचीत चली और फिर उनको इससे भी बड़ा ओहदा देने की बातचीत चली। वो मामलात नहीं हो पाए। तो मेरे ख्याल में आज जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट जो है हमें लगती है कि नॉर्मल तरीके से हुई है, लेकिन हालात इतने सादा नहीं थे जितने आज हम बयान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया इस हवाले से दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद एक अहम खबर। जितना एहतजाज इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर किया गया, जितने शक व शुबहात उनके तरफ से उठाए गए, तो जिम्मेदारी थी जमहूरी कुव्वतों की कि ऐसी शख्सियात लगाती जिनके बारे में सवाल न उठ सकता। हम आपके सामने ब्रेक के बाद वो हकाइक रखने जा रहे हैं जिनकी नजर शायद तहरीक इंसाफ पर जिन पर नजर ना पड़ी हो, मगर इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और पता चला कि उनका नाम ही सीएल में है क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है। ये कैसी तकर्रियां हो रही हैं इतने बड़े एहतजाज के बाद, आपके सामने रखेंगे मामला एक ब्रेक के बाद।
इमरान खान ने धरना दिया, धांधली के खिलाफ धरना दिया, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर सवाल उठाया, उनकी करप्शन पर सवाल उठाया कि इन्होंने धांधली की है। जिम्मेदारी थी मुल्क की जमहूरी हुकूमत की और जमहूरी जमातों की कि उसके बाद ऐसे लोगों को आगे लेके आते जिन पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं है, साबित हो ना हो ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। हम आपके सामने एक ऐसी सूरत हाल रखने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की सूरत हाल नजर आती है। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक खबर। इस साल जुलाई में इलेक्शन कमीशन की तश्कील हुई, 4 नए मेंबरान चारों सूबों से इलेक्शन कमीशन में आए। ये तकर्रियां वजीर आजम और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मुशावरत के बाद हुई, लेकिन अब एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है। सिंध से मुंतखब मेंबर इलेक्शन कमीशन अब्दुल गफ्फार सूमरो का नाम ECL में शामिल है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। उनके खिलाफ FIA और NAB में तहकीकात जारी हैं। NAB और FIA के जराए दावा कर रहे हैं कि मेंबर इलेक्शन कमीशन अब्दुल गफ्फार सूमरो के खिलाफ जमीनों की डील से मुताल्लिक 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के मामलात ज़ेर तहकीकात हैं। अब्दुल गफ्फार सूमरो के साथ इन केसेस में साबिक चेयरमैन मतरूका इमलाक बोर्ड इवेक्यू ट्रस्ट आसिफ हाशमी भी नामजद हैं। अब्दुल गफ्फार सूमरो 2007 से 2009 तक मतरूका इमलाक बोर्ड के मेंबर रहे। इस दौरान उन पर करप्शन के इल्जामात लगे। NAB और FIA ने इनके खिलाफ केसेस बनाए, केसेस अदालतों में चले, निचली अदालतों ने उन्हें बरी किया, लेकिन FIA और NAB इनके खिलाफ मुकदमात लेकर हाई कोर्ट गए, यानी बरी हो गए थे फिर हाई कोर्ट गए। अहम और दिलचस्प बात यह है कि यह सारा मामला उस वक्त सामने आया जब सिंध से मुंतखब मेंबर इलेक्शन कमीशन अब्दुल गफ्फार सूमरो रवा माह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब अल्ताफ कुरैशी के हमरा अमेरिका जा रहे थे। जब जाने लगे तो ECL में मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध अब्दुल गफ्फार सूमरो का नाम होने की वजह से FIA ने उन्हें अमेरिका जाने से रोका और कहा कि आप नहीं जा सकते, आपका नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, जिस पर उन्होंने वजीर आजम हाउस से इजाजतनामा लिया, खुसूसी इजाजतनामा, जिसके बाद वो अमेरिका गए, यानी FIA ने रोका और फिर उन्हें खुसूसी इजाजतनामा लेना पड़ा सफर करने के लिए। वजीर आजम हाउस को अब्दुल गफ्फार सूमरो की जानिब से अमेरिका जाने से कई माह पहले अमेरिका जाने की इजाजत का खत लिखा गया था, जिसमें उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से दरख्वास्त की थी कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए, जो उन्हें 4 नवंबर को मिली और अगले ही रोज 5 नवंबर को वो अमेरिका चले गए, जहां वो अमेरिकी इंतखाबात में बतौर मुबस्सिर शरीक रहे और रवा माह 15 तारीख को वो वतन वापस आ चुके हैं। जब अब्दुल गफ्फार सूमरो अमेरिका जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FIA हुक्काम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, तल्ख कलामी भी हुई, जिसके बाद अब्दुल गफ्फार सूमरो ने वजीर आजम हाउस से जारी वो खत दिखाया जिसमें उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी, फिर वो अमेरिका जा सके। अहम बात है, दिलचस्प बात है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अरकान पार्लियामेंट की स्क्रूटनी करता है, अरकान पार्लियामेंट पर लगने वाले करप्शन और बेजाबगी के इल्जामात पर एक्शन में आता है, उसके अपने ही एक मेंबर के खिलाफ NAB और FIA में तहकीकात हो रही हैं। साबित नहीं हुआ अभी कुछ उनके खिलाफ, मगर तहकीकात हो रही हैं। मेंबर्स इलेक्शन कमीशन की तैनाती इस साल जुलाई में हुई, लेकिन चुने गए एक शख्स पर इल्जामात उस वक्त सामने नहीं आए, सामने नहीं लाए गए। अगर उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था तो क्या खुद हुकूमत को नहीं पता था कि इनके ऊपर एक इल्जाम है, उसकी तहकीकात हो रही है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है। ये महज इल्जामात हैं, साबित होना बाकी है, लेकिन मेंबर इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के इल्जामात बहुत अहम हैं, उनका ECL में होना बहुत अहम है। उसके बावजूद मुल्क की मुंतखब जमातों का उनको जब इतना एतराज भी हो रहा है, मेंबर लगा देना बड़ा अहम है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपने तमाम स्टेक होल्डर से पूछा, आपने इलेक्शन कमीशन से पूछा, FIA से पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन के या दूसरे स्टेक होल्डर्स के इल्म में था कि इनका नाम ECL में है, उसके बावजूद उन्हें ये और इनके खिलाफ केसेस हैं, उसके बावजूद उन्हें मेंबर बना दिया गया? शाहजेब, बहुत शुक्रिया। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की और हमें ये इन्फॉर्मेशन हासिल हुई तो इस पर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 6 आला तरीन ऑफिसर से मिला हूँ। कल मेरी मुलाकात इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध सूमरो साहब से हुई। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपका जब नाम ECL पे था, आपके खिलाफ इस तरह के सवालात उठ रहे हैं, आप हमें बताएं कि सूरत हाल है क्या। तो उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। उसके बाद जब मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई और ये लेटर जिसकी आप बात कर रहे हैं ये हमें हासिल हो गया, तो हमने दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करने की कोशिश की। उसके कल स्टाफ अफसर का मुझे कॉल आया था कि आज आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मिल लें। आज मैं उनसे मिला हूं बाकायदा तौर पर। मैंने उनसे पहला सवाल यही रखा था कि आप लोग
लोगों को ये नहीं पता था कि मेंबर सिंध का नाम ECL पे है और आप उसको अमेरिका भेज रहे थे। उस पर उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर दूसरा सवाल मैंने उससे ये पूछा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आप लोगों को ये मालूम था कि इनके खिलाफ कुछ इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, तो उस पर उन्होंने मुझे बताया कि ये काम पार्लियामेंट्री कमेटी का था जिसने मेंबर्स को स्क्रूटनाइज किया। उनको ये चाहिए था कि जिन मेंबर्स के पाकिस्तान, ये नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था और PTI ने भी इसको जस्टिस जाहिद के बाद इंडोर्स किया था। ये दिलचस्प बात है, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था इससे पहले कि वो किसी भी मेंबर को रिकमेंड करते। और इसके अलावा ये कंफर्मेशन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी ली है कि वाकई ही ऐसा है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वहाँ से भी हमें कंफर्मेशन आई। फिर इमिग्रेशन स्टाफ से भी मैंने पूछा था, वहाँ से कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन मिली है जिससे ये वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि मेंबर सिंध बाकायदा तौर पर वो लेटर लेके गए थे। OPT 1 परमिशन होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उन लोगों को देता है जिनका नाम किसी भी तरीके से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर होता है और उनको मुल्क से बाहर जाने के लिए ये लेटर लेके जाना ज़रूरी होता है। ये वो हमारी इन्वेस्टिगेशन हैं जो आज हमने बहुत शुक्रिया जाहिद बिश्कोरी बता रहे थे कि इस PKL में कहते हैं पार्लिमानी कमेटी की जिम्मेदारी थी, रिकमेंड हुआ था पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि कह ठीक रही है PTI, मगर तरीकाकार गलत है PTI का। तो जब कह ठीक रही थी PTI तो कैसे ये नाम रिकमेंड हो गया, कैसे पार्लिमानी कमेटी ने स्क्रूटनाइज करके इनको रिकमेंड करके बना दिया। जाहिर है हम नहीं कह रहे कि इनके खिलाफ कुछ साबित हुआ है, मगर केस चल रहा है, ECL में नाम है और ये इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर होल्ड कर रहे हैं तो सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में फिर वो इल्जाम पैदा करने हैं, फिर वो सारा मामला करना है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कह रही है कि हम यौम शोहदा मनाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन भी कह रही है कि हम यौम शोहदा मनाएंगे। अभी पिछले दिनों जब मेयर को लेकर निकले तो कारकुन आमने सामने आ गए, पुलिस ने बीच बचाव कराया, वरना तसादुम हो जाता। क्या फिर तसादुम की तरफ जा रहे हैं? हुकूमत क्या करेगी? क्या दोनों को एहतजाज की और दोनों को जलसा करने की एक ही जगह इजाजत देगी और जाने की बात करेंगे ब्रेक के बाद। 16 नवंबर को तसादुम होते होते रह गया, नारेबाजी हुई, कारकुन भी सामने आए, मगर पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से सूरत हाल काबू में आ गई। अब एक बार फिर MKM पाकिस्तान और MKM लंदन में तसादुम का खदशा है। 9 दिसंबर यौम शोहदा को MKM पाकिस्तान और MKM लंदन ने यादगार शोहदा पर प्रोग्राम रख लिया है। MKM पाकिस्तान के मुताबिक 9 दिसंबर को यौम शोहदा के मौके पर यादगार शोहदा पर कारकुन जमा होंगे और शोहदा को खिराज तहसीन पेश करेंगे। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कराची से 9 दिसंबर के प्रोग्राम की इजाजत तलब कर ली है, जबकि MKM लंदन पहले ही यौम शोहदा को मनाने की अपील कर चुकी है। 18 नवंबर को मुत्तहिदा लंदन के कन्वीनर नदीम नुसरत ने ट्वीट भी किया कि 9 दिसंबर को यौम शोहदा मनाया जाएगा। अवाम और कारकुन इस दिन शोहदा कब्रिस्तान और यादगार शोहदा जाएं। फिर कल MKM के बानी अल्ताफ हुसैन की तरफ से भी यौम शोहदा मनाने की अपील की गई। दोनों तरफ से यौम शोहदा भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान किया जा रहा है। पिछले दिनों जब दोनों धड़े आमने सामने आए तो तसादुम होते होते रहा। हमने ख्वाजा ज़ाहिर हुसैन साहब को अपने शो में लिया, उनके सामने जब सवाल रखा तो उन्होंने क्या कहा? हमने अपना खामोशी से हमने अपना एक जो किरदार फातिहा मरने वालों के लिए, हलाक होने वालों के लिए करनी थी, वो करने की कोशिश की। यकीनन हम ही गए, ना हमसे पहले कोई गया और ना हमारे बाद कोई जाएगा, ये भी गारंटी दे दूं मैं आपको, कल भी कोई नहीं जाएगा। अब इंतजामिया क्या करेगी? क्या दोनों को ही नहीं जाने देगी ताकि तसादुम ना हो? क्या दोनों को जाने देगी और इंश्योर करेगी कि तसादुम ना हो, या फिर किसी एक को इजाजत मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी? ये तसादुम कैसे रुके? क्योंकि पिछले दिनों मामला खराब होते होते रह गया था। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। दोनों की तरफ से यौम शोहदा मनाने का ऐलान किया गया है। एक पार्टी तो कह रही है कि हमें जलसे की भी इजाजत दें MKM पाकिस्तान। तसादुम होगा या हुकूमत कुछ और सोच रही है? क्या मालूमात है आपके पास? MKM लंदन और MKM पाकिस्तान के अंदर कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि MKM लंदन पुराने वर्कर से राब्ते कर रही है, MKM पाकिस्तान जो है वो पुराने और नए वोटर्स की तरफ जा रही है। और चूंकि अब ये मोहल्लों में काम शुरू हो गया है, इसलिए कशीदगी भी उस लिहाज से बढ़ रही है। और अजीज़ाबाद की एक ख़ास अहमियत है, इस वजह से भी अजीज़ाबाद पे कंट्रोल या 90 और उसके इर्द गिर्द पे कंट्रोल जो है
वो बहरहाल एक टसल नजर आती है। और शायद यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है और ख़ास तौर पे रेंजर्स इस चीज़ को इसकी अप्रूवल देने में हिचकिचाहट महसूस करेगी। हालांकि उनका बराह रास्त इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो है वो यही है कि 90 खुर्शीद मेमोरियल हॉल, शोदा कब्रिस्तान और जिना ग्राउंड, ये 4 जगहें ऐसी हैं कि जिसके बारे में एक आम राय उनके अंदर ये पाई जा रही है कि इस जगह पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब तसादुम भी हो सकता है। और दूसरे ये कि रिवाइवल ऑफ एमक्यूएम जो है, चाहे वो लंदन के सतह पे हो या पाकिस्तान की सतह पे हो, इस जगह को वो उससे आइडेंटिफाइड नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से कराची ऑपरेशन के हवाले से वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि 9 दिसंबर की जो परमिशन है वो शायद ना मिले, और ग्राउंड के हवाले से जो भी जलसा वहां करेगा उसको अलाउ भी नहीं किया जाएगा, और अगर अलाउ हो जाता है तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वहां तसादुम की सूरत हाल बन सकती है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। कह रहे हैं कि इंतजामिया का फिलहाल ये फैसला नजर आता है कि एमक्यूएम लंदन को तो काम करने ही नहीं दिया जा रहा, एमक्यूएम पाकिस्तान काम कर रही है। गली मोहल्ले में दोनों की तरफ से इस वक्त अप्रोच किया जा रहा है, इसलिए तसादुम अब गली मोहल्ले की सतह पर पहुंच गया है। तो शायद दोनों को ही ना इजाजत दी जाए कि 9 दिसंबर को ये कोई जलसा कर सकें, ताकि तसादुम की सूरत हाल पैदा हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जरदारी साहब ने बिलावल के बारे में कहा था कि वो पुख्ता जहन नहीं रखते, इनमेच्योर हैं, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या खुर्शीद शाह की जगह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे बिलावल? अब क्या फैसले करेंगे बिलावल? सब पूछेंगे पीपल्स पार्टी से एक ब्रेक के बाद। पिछले साल अगस्त में जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इमेच्योर कहा था। एक फासला नजर आता था, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान नहीं आ रहे थे और बहुत ज्यादा कयास सराइयाँ हो रही थी। खुद अपने वालिद के साथ उन्हें तस्वीर ट्वीट करनी पड़ती थी, और फिर पीपल्स पार्टी कहती थी देखें ये तस्वीर आ गई, ये तासुर गलत है कि बाप बेटे में नहीं बन रही। 30 नवंबर 2014 पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बिलावल भुट्टो गैर हाजिर थे। 27 दिसंबर 2014 को बेनजीर भुट्टो की 7वीं बरसी पर भी बिलावल गैर मौजूद रहे। 27 दिसंबर 2014 बिलावल का ट्विटर पैगाम आया कि सदर जरदारी कमान है और बिलावल तीर। इस पैगाम के बावजूद जनवरी 2015 में बिलावल और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आई, जिसके जवाब में 25 जनवरी 2015 को बिलावल ने अपने वालिद आसिफ जरदारी के साथ ट्विटर पर तस्वीर जारी की। ये सारे मामला चलते रहे। बिलावल पाकिस्तान आते हैं, कुछ अरसे बाद जरदारी साहब बाहर चले जाते हैं, बिलावल पार्टी की कमान संभालते हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात पर पोजीशन लेते हैं, और फिर जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल अच्छा काम कर रहे हैं हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में, और वही सियासत को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अब बिलावल असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर वो असेंबली में आते हैं तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं। मौला बख्श चांडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जाहिर है बिलावल ने अहम इशूज पर अहम पोजीशंस ली हैं, नेशनल इशूज पर बड़ी मेच्योर पोजीशंस भी ली हैं, उनकी तारीफ भी इस हवाले से होती रही है। पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिंध में जो सेटअप की तब्दीली है उस पर उनको क्रेडिट दिया जाता है। पार्लियामेंट में आने का फैसला एग्जैक्टली क्या वजह बनी है इसकी? मैं पहली बात तो शाहजेब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे चेयरमैन के लिए जो अल्फाज कहे हैं, और गैर जानबदार तजिया निगार को मेरे ख्याल में ऐसे ही गुफ्तगू करनी चाहिए, ऐसे ही तजिया करना चाहिए। देखिए बिलावल साहब अमलन सियासत में हैं, एक सियासी घर के फ़र्द हैं, और वक्त ने ये फैसला भी किया कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, मैं नंबर से 1-2 को नहीं कह रहा हूँ, वैसे ही बड़ी पार्टी उसकी क़यादत भी उसके मुकद्दर में आई है, और वो बखूबी वो उसके निभा रहे हैं। जब से उन पर अमलन जिम्मेदारी आई है, मेरे ख्याल में पहले जलसे से लेकर आज तक, अब जो लाहौर में उनकी सरगर्मियाँ हैं, जो इस्लामाबाद में, आप खुद भी फैसला कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है पार्टी ने ये महसूस किया है कि अब वो अमलन सियासत कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, कारकुनों से मिल रहे हैं, कौमी मामलात पर खुल के बात करें, कौमी सलामती के मामलात पे स्टैंड ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अमलन वो पार्लियामेंट में आ जाए, और उनकी कमी महसूस होती होगी, पार्लियामेंट के लोग भी चाहते होंगे कि उनके जो हकीकी चेयरमैन है वो क़यादत करें। जैसा आप कह रहे हैं कि वही क़यादत करें, पार्टी को लीड भी कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट में अगर कारकुन चाहते हैं और वो आते हैं इलेक्ट होके, तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह तो नहीं होंगे, फिर क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेंगे? मेरे ख्याल में फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में कारकर्दगी बढ़ जाएगी
आपने देखा है जैसे ही वो बाहर निकले हैं, पीपल्स पार्टी के जो कारकुन सो रहे थे, नाराज थे, कुछ नाराज नहीं थे, लेकिन कुछ लोग मायूस होकर बैठ गए थे, सब के सब लोग आ गए हैं। पार्लियामेंट में आएंगे तो पार्लियामेंट का रंग भी आपको पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई और नज़र आएगा। उनको अपनी क़यादत जब सामने बैठी नज़र आएगी, जिसमें वो कभी भुट्टो साहब के अंदाज देखते हैं, कभी बीबी का चेहरा और आवाज़ देखते हैं, तो मैं समझता हूँ असर तो पड़ेगा बड़ा। चांडी साहब बहुत शुक्रिया। मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पार्लियामेंट में आएंगे, पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में आए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाहौर शहर की, जहां स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाहौर भी कराची के नक्शे कदम पर चल रहा है। अब तक कराची के लिए ये तासुर आम था कि यहाँ बेअमनी है, स्ट्रीट क्राइम्स आम है, लेकिन लाहौर के बारे में आम तासुर ये था कि वहाँ आप रात को भी दिन में भी आज़ादी से घूम सकते हैं, स्ट्रीट क्राइम उस तरीके से नहीं होते। लेकिन अब लाहौर से डकैती, रेजनी और कत्ल के वाकयात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। आज सुबह लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से स्टेज अदाकारा किस्मत बेग को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने ड्राइवर के साथ अपने घर जा रही थी। वाकई में अदाकारा और उनका ड्राइवर जख्मी हो गए। दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किस्मत बेग जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक अदाकारों को 8 गोलियां लगी थी। दिन दिहाड़े अदाकारा की गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन हमला आवर नामालूम रहे। अब नामालूम अफराद की इस्तिलाह का इस्तेमाल सिर्फ कराची के लिए मखसूस नहीं रहा। आखिर क्या वजह है? जराइम के वाकयात क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों इस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है? पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए नई फोर्सेस कायम की थी, उनकी ट्रेनिंग और असलहे पर भारी खर्चा किया था। तो फिर ये फोर्सेस क्या कर रही हैं? कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से तो हमेशा ये तनकीद होती रही कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। रेंजर्स के पास लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। वो पुलिस क्योंकि उस तरीके से नहीं आगे आई है और उसको नहीं ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए वो इख्तियारात मुंतकिल नहीं हो पाते। लाहौर में तो स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए नई फोर्सेस बनाई गई। माजी में मुहाफिज फोर्स, शाहीन फोर्स, मुजाहिद स्क्वाड कायम की गई। बाद में ये फोर्सेस खत्म हो गई। फिर इनकी तुर्की की तर्ज पर डॉल्फिन फोर्स और पुलिस रेस्पॉन्स यूनिट मुतारिफ कराई गई। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों को 13 लाख रुपए मालियत की 500 सीसी मोटरसाइकिलें दी गई। उन्हें जदीद असलहा और जदीद यूरोपीय सिक्योरिटी आलात से लैस किया गया। उनके हेलमेटों में जदीद मवासलती निज़ाम और कैमरे नस्ब किए गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि डॉल्फिन फोर्स लाहौर के स्ट्रीट क्राइम्स को बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म कर देगी। स्ट्रीट क्राइम्स होंगे नहीं, इस तरीके से रिपोर्ट होंगे नहीं, और बाकायदा तौर पर अब इतना लाहौर में आसान नहीं होगा जो इन्वेस्टमेंट की गई है मॉनिटरिंग की सूरत में भी, कि कोई आए दिन दिहाड़े कार्रवाई करे, स्नैचिंग करे या किसी को मार कर चला जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है। कैमरे पर हेलमेट पहने लोग नजर आते हैं, स्नैचिंग करते हैं, चले जाते हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब नोटिस लेते हैं, घंटों का टाइम देते हैं, गिरफ्तारियां नहीं हो रही। 72 घंटे का टाइम अब राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है पुलिस को। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और क्विक रिस्पांस फोर्स भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौजूद है। लेकिन इस माह पेश आने वाले वाकयात कुछ और ही बता रहे हैं। सड़कों पर लूटमार और कत्ल के वाकयात का होना तशवीश की बात है। कातिलों का पकड़ा ना जाना और ज्यादा तशवीश की बात है। नोटिस ले लेना और उसके बाद कार्रवाई ना होना या उस तरीके से अलर्ट ना होना और तशवीश की बात है। खर्चा कर देना, इन्वेस्टमेंट कर देना, दूसरे सूबों पर जो तनकीद होती है आप पर ना होते हुए ये सब होना तशवीश की बात है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में मुलाकात हुई।